जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? जी, हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 6 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इससे पहले हम चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 सैलरी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में आपकी ऑटम 20 अटेम्प्ट और अगर स्प्रिंग 21 अटेम्प्ट को कंपेयर करें, तो इसके अंदर मेजर चेंज आई है। वो चेंज क्या है? ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के इस हेडिंग के अंदर इसका स्कोप क्या है, कौन कौन सी इनकम्स को ये अपने अंदर कवर करता है एंड हमने इस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है और टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। ये सबसे पहले जैसे मैंने आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हुए बताया था कि हमने पहले डिटरमिन करना होता है कि जो हमारा रेलिवेंट हेड है, जैसे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसकी इनकम हमने टैक्स किस बेसिस पर करवानी है, रिसीट बेसिस पर करानी है या अक्रूवल बेसिस पर करानी है। सैलरी में हमने पढ़ा था कि हम सैलरी को टैक्स करवाते हैं रिसीट बेसिस पर। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो हमारी इनकम होती है वो हम किस बेसिस पर क्या करवाते हैं, टैक्स करवाते हैं। ये सेक्शन 15 हमारा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो इसको डील करता है। तो कहता है कि द रेंट, जहाँ पर टर्म रेंट यूज हो रही है तो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि रेंट के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं। रेंट रिसीव्ड मतलब कैश बेसिस और रिसीवेबल अक्रूवल बेसिस। मतलब ये कि हमारी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो टैक्सेबल है अक्रूवल बेसिस पर। अगर मैंने 8 मंथ, मुझे साल में मैंने बिल्डिंग को अगर रेंट पर दी है जुलाई 1 पे और ईयर एंड पर वो मेरी क्या रही है, पूरे साल में ये रेंट पर रही है, बेशक मुझे 1 रुपया भी रेंट नहीं मिला लेकिन मेरी रेंट इनकम कंसिडर होगी। तो लॉ कहता है कि रिसीव हो गई है या रिसीवेबल है बाई ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर। तो वो हमने कहाँ पर चार्ज करनी है, टैक्स shall be chargeable to tax in that under the income from property। अब एग्जाम्प्ट रेंट कौन सा होता है, ये आगे चल के हम देखेंगे कि कौन सा रेंट हमारा एग्जाम होता है और कौन सा एग्जाम्प्ट नहीं होता। ठीक है ना। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि अगर रेंट रिसीव हो गया या रिसीव होना है तो वो हमारा रेंट कहाँ पर चार्ज होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के अंदर क्या होगा, एज ए इनकम चार्ज होगा। इससे पहले ऑटम 18 तक या 30 जून 2020 तक जो हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रिलेटेड लॉ था, उसमें था कि आप जो रेंट होता है, आप अगर एक बिल्डिंग आपने बनाकर रेंट पर दी हुई है, आपको पता है कि आपकी बिल्डिंग पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस भी हो रहे होते हैं, फर्दर अदर एक्सपेंसेस भी हो रहे होते हैं। लेकिन लॉ कहता था कि मैं आपको रेंट के जो आपको रेंट मिला है उसके अगेंस्ट जो आपको रेंट अर्न करने में एक्सपेंसेस हुए हैं मैं आपको लेस नहीं करने दूंगा। जैसे हम अकाउंटिंग में करते हैं ना, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंसेस, हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट पर टैक्स पे करते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के केस में लॉ कहता था कि जनाब मुझे नहीं पता कि आपका एक्सपेंस आया है कि नहीं आया, आपने ग्रॉस रेंट पर क्या करना है, टैक्स पे करना है। कंपनी को अलाउ थी डिडक्शंस लेकिन इंडिविजुअल एंड एओपी को अलाउ नहीं थी। एओपी और इंडिविजुअल को अलाउ करता था कि अगर आपका एनुअल रेंट 4 मिलियन मतलब 40 लाख या उससे ज्यादा है तो फिर आप उसके अगेंस्ट अपने एक्सपेंसेस जो आपको उस रेंट को अर्न करने में हुए हैं आप वो लेस कर सकते हैं। अगर उससे कम था तो आप उसको लेस नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी जो नया बजट आया है, जो आपके स्प्रिंग 21 अटेम्प्ट का सिलेबस भी है, उसमें उन्होंने कहा है कि कंपनी के लिए तो मस्ट है, उसको तो डिडक्शंस अलाउ है। वो नेट रेंट पर क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। मतलब नेट रेंट का क्या मतलब है, वो नेट रेंट पे अपना रेंट में से एक्सपेंसेस लेस करेगा और जो नेट रेंट बनेगा उसको अपनी इनकम का पार्ट बनाएगा। अब उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल एंड एओपी के पास भी ऑप्शन है कि वो अपने रेंट को, बेशक उनका रेंट 1 रुपया ही क्यों नहीं है, उसको वो नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में भी टैक्स करवा सकते हैं। अगर उसको नॉर्मल में टैक्स नहीं करवाते तो बाय डिफॉल्ट जो उस पर टैक्स रेट्स लगेंगे वो लगेंगे जो यहाँ पर उनको सेपरेट उनके लिए गिवन है। ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट वो अभी भी सेपरेट ब्लॉक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लेकिन अगर ऑप्शन वो अवेल करना चाहता है इंडिविजुअल, वो ऑप्शन अवेल कर सकता है एंड अपने रेंट को नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में टैक्स करवा सकता है। मतलब ये हुआ कि अब इंडिविजुअल और एओपी भी अपने प्रॉपर्टी को, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अर्न करने के जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस अपने रेंट में से लेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रेंट क्या होता है। रेंट मीन्स
any amount received or receivable by the owner of land or a building। यहाँ पर हम रेंट पर काफी चीजें देते हैं, हम कार भी देते हैं, हम अदर व्हीकल्स भी देते हैं, हम मूवेबल चीजें भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखना है कि ये कहाँ पर कौन सी चीज की बात कर रहा है। रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड और ए बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ और द राइट ऑफ यूज। ठीक है ना, कि अगर मैं एक बिल्डिंग का ऑनर हूँ, एक लैंड का ऑनर हूँ, किसी को मैं रेंट पर जो बिल्डिंग दे देता हूँ, रेंट पर लैंड दे देता हूँ, उसके अगेंस्ट जो मुझे कंसिडरेशन मिल रही है, जो पैसे उसे मंथली लूंगा, वो मेरा रेंट है। यहाँ पर जस्ट लैंड और बिल्डिंग की बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैं ऑनर भी हूँ। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मैं रेंट पर खुद बिल्डिंग लेकर आगे फर्दर उसकी सब लीज कर देता हूँ। अब जो मैं रेंट दे रहा हूं अपने लैंडलॉर्ड को, उसकी तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, लेकिन जो मैं अपने कस्टमर से जिसको मैंने सब लीज कर दी है, उससे जो मैं रेंट ले रहा हूँगा, वो मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मैं उस लैंड और उस बिल्डिंग का ऑनर नहीं हूँ। वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। अपने डेफिनेशन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपकी कौन सी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बननी है एंड कौन सी इनकम आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बननी। जी, जहां तक कि मेरी डेफिनेशन क्लियर हो गई, अब आगे डिस्कस करते हैं द बिल्डिंग और लैंड। ठीक है, एंड एनी एंड इंक्लूड्स एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ये एक नॉर्मल सी चीज है कि मेरा एक लैंड, मेरी ऑनरशिप में एक लैंड था जो 5 मरले का। एक कस्टमर मेरे पास आया है कि मिस्टर तैफूर, मैं आपसे ये लैंड 50 लाख में परचेज करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल आप परचेज करें, लेकिन आप एडवांस में मुझे 5 लाख दे दें, रिमेनिंग अमाउंट जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तब आप मुझे पैसे दे दीजिएगा। वो कहता है ठीक है, अगर 25 नवंबर को हम क्या करेंगे, इसको ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जिसमें ऑनरशिप आप मुझे ट्रांसफर करेंगे और मैं आपको रिमेनिंग जो 45 लाख है, 45 लाख, वो पे कर दूंगा। अब 5 लाख मुझे मिल गए। अब बाद में 25 नवंबर को मिस्टर जो मेरे पास आए थे लैंड परचेज करने के लिए, कहते हैं जनाब मेरे पास पैसे फिलहाल मैंने नहीं हो रहे, मैं आपका लैंड परचेज नहीं कर सकता। नॉर्मली प्रॉपर्टी चल रहा होता है, उसमें ये होता है कि जो आप एडवांस में पैसे ले रहे होते हैं, ले लेते हैं एज ए डिपॉजिट, एडवांस डिपॉजिट, आप उसको ना वो रिटर्न नहीं करते, वापस नहीं करते। उसको हम क्या कहते हैं, फोरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड ऑन बिल्डिंग। और जो 5 लाख मुझे मिल रहा था एडवांस में, जो कि मैं वापस नहीं कर रहा, वो सौदा भी टूट गया, वो एग्रीमेंट भी खत्म हो गया, तो वो 5 लाख भी क्या हो रहा है, लॉ कह रहा है कि वो आपका रेंट है। ठीक है, वो क्या है, आपका रेंट में फॉल करेगा। तो कहते हैं, एक तो आपका रेंट वो है जो आपने बिल्डिंग रेंट पर दी, आपको मंथली रेंट मिल रहा है, और एक वो रेंट है जो आपने एक सेल किया, एग्रीमेंट किया सेल का, लैंड बिल्डिंग का, तो आपको जो एडवांस मिला था, बाद में आपका वो एग्रीमेंट खत्म हो गया है, वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ था, और आपने जो डिपॉजिट था आपने फोरफिट कर लिया है एडवांस वाला, वो आपका एडवांस डिपॉजिट आपका क्या आएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा। जी, यहाँ पर बात है कि लेट सपोज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, मेरा एक जानने वाला है, मेरा दोस्त है, वो कहता है तैफूर भाई, आप ना बिल्डिंग आपकी जो है वो आप रेंट पर दे रहे हैं, तो आप मुझे दे दें। तो मार्केट में अगर मैं एक बिल्डिंग को रेंट पर देता, लेट्स सपोज अगर सेम मार्केट में उसको मैं देता 50,000 पर मंथ। ठीक है, लेकिन वो मेरा दोस्त था, उसको मैंने एक्चुअल जो रेंट उससे मैंने कहा कि चलो यार, आप जानने वाले हो, आप मुझे 42,000 पर मंथ दे देना। ठीक है ना, जान पहचान हो बंदा थोड़ा डिस्काउंट कर देता है, चीजें प्रॉपर मार्केट रेट पे नहीं देता। तो लॉ कहता है कि जहां पर वेयर रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज लेस देन द मार्केट वैल्यू, उस केस में मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप मार्केट रेंट ही रिसीव कर रहे हो। तो आपका रेंट उस केस में क्या होगा, साल का आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होगी उस केस में, आपकी उस केस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी 50,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ जो बनते हैं।
ठीक है जी, आपका क्या बन जाएगा, रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन इस केस में एक एक्सेप्शन है। सैलरी वाले केस में हमने सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा था। वो क्या था कि एम्प्लॉय, मैं एक कंपनी ए लिमिटेड में जॉब करता हूं। अब मैं अपने घर में रह रहा था। एक ए लिमिटेड कंपनी मुझे कहती है कि तफूर साहब, आपका जो घर है आप वो मुझे रेंट पर दे दें, और मैं वही घर आपको एज ए अकोमोडेशन दे देता हूँ रहने के लिए कंपनी की तरफ से, और मैं आपको मंथली रेंट भी पे करूंगा। अब लॉ कहता है कि वो जो मुझे रेंट कंपनी पे कर रही है, जो सेल्फ हायरिंग के केस में जो रेंट मुझे मिल रहा है कंपनी की तरफ से, अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम भी है तो मैं तब क्या लूंगा, एक्चुअल रेंट लूंगा। यहां पर कह रहा है however this shall not apply in case of self hiring where fair market rent is already included in income from other फलाना। ठीक है ना, ये सैलरी में हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक और बता रहा है कि कुछ ऐसी रेंट केस भी हो सकता है जिसमें आपको रेंट तो मिल रहा होता है, लेकिन वो रेंट आपका इनकम फ्रॉम अदर्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। वो एक्सेप्शन कौन सी है, वो है कि अगर आपने, आपकी एक बिल्डिंग है, फैक्ट्री की, आपके पास फैक्ट्री थी, बिल्डिंग थी आपकी, उसमें आपकी मशीन्स भी इंस्टॉल्ड हैं। मशीन किसी तरह की भी हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी, कोई स्पेसिफिक मशीनरी नहीं। अगर आपने वो बिल्डिंग टूगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी क्या कर दी है, रेंट पर दे दी है, ए बिल्डिंग टूगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है ना, उस केस में आपकी जो वो इनकम है वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। बिल्डिंग टूगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, तो अगर आपने वो रेंट पर दी है तो टोटल रेंट जो मिलेगा आपको उस आपके कस्टमर से, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अब हम आते हैं कि आपने बिल्डिंग भी दी है रेंट पर, और साथ आपने कुछ सर्विसेज भी दे रहे हैं। मतलब ये है कि आपने अपना क्या किया हुआ है, एक सिक्योरिटी गार्ड दिया हुआ है उस बिल्डिंग का, क्या आप, हाँ जी मेरी तरफ से है, वो आप उससे भी पैसे चार्ज करते हैं, बिल्डिंग का रेंट भी लेते हैं, और सिक्योरिटी गार्ड के भी आप क्या करते हैं, उस पर्सन को पैसे चार्ज करते हैं, उससे पैसे रिकवर करते हैं। आपने कुक भी दिया हुआ है उस बिल्डिंग के लिए, आप उस कुक के अगेंस्ट भी क्या करते हैं, पैसे रिकवर करते हैं। तो उस केस में जो बिल्डिंग का रेंट होगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा, एंड जो आप कुक और सिक्योरिटी वाले पर्सन के अगेंस्ट जो आप उनसे पैसे रिकवर करेंगे, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे। ठीक है, ये होगी आपकी एक और चीज। फिर तीसरी चीज है कि अगर आपने एक बिल्डिंग लीज पर ली है, मतलब रेंट पर ली है, और मैं उसको आगे सब लीज कर रहा हूं, मैं किसी थर्ड पार्टी को क्या दे रहा हूं, रेंट पर दे रहा हूं, जो थर्ड पार्टी से मैं रेंट रिसीव करूंगा वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, क्योंकि यहां पर वो ऑलरेडी बता चुके हैं, रिसीव्ड बाय द ओनर ऑफ लैंड। मैं उस लैंड या बिल्डिंग का ओनर नहीं हूं, इसलिए मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल नहीं करती। जो मेरी इनकम किसी भी हेड में फॉल नहीं करेगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या करेगी, फॉल करेगी। ये थे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब आगे हम चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं जो आपकी क्वेश्चन पे आपकी बुक में गिवन है। एक्सरसाइज, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट सिचुएशंस मेंशन्ड बिलो, कैलकुलेट द अमाउंट which will be treated as rent chargeable to tax under the head income from property. Mr. Bilal received rent of rupees 50,000 per month during the tax year 2021 when the fair market value of the rent of the property was 60,000 per month. हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम एक्चुअल रेंट फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो हमारा रेंट, हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होगी, एक फेयर मार्केट वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं अपनी जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पर एग्जांपल 1 के अंदर मैं 60,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 के साथ, और मेरे पास क्या आ जाएगा, 7,20,000 रुपए का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। एग्जांपल 2, ऑन अगस्त 2020 मिस्टर असलम रिसीव्ड 345,000 as rent for leasing out factory, land, building and machinery. अब आपको पता है कि मैंने अभी क्या ऊपर ही पढ़ा है, अगर मैं बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी लीज पर दे रहा हूं, रेंट पर दे रहा हूं,
वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। ठीक है, सारे रेंट कहां पर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। नेक्स्ट, ABC Limited owns a residential house and has provided the same to the one of its employees for no rent. Fair market value of the rent was rupees 1 million rupees. ये यहाँ पर हमारे पास नई बात आ गई है, तो यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एम्प्लॉय के केस में, ठीक है ना, एम्प्लॉय की केस में तो हमने सैलरी में पढ़ चुके हैं कि अब यहाँ पर दो पर्सन है, एक एम्प्लॉयर है ABC लिमिटेड और एक एम्प्लॉय है। हम देखते हैं कि एम्प्लॉय इस बेनिफिट की क्या टैक्सेशन करेगा। अब एम्प्लॉय क्या करेगा, अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जो हमने अकोमोडेशन की टैक्सेशन पढ़ी थी, 45% ऑफ बेसिक सैलरी या रेंटल जो हायर होगा, आप क्या करेगा, सैलरी का पार्ट बनाएगा। ठीक है ना। अब एम्प्लॉयर के केस में क्या होगा, एम्प्लॉयर के केस में इस चीज का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि उसका कुछ न कोई इनकम अर्न नहीं की, क्योंकि उसने फ्री में क्या किया हुआ अपने एम्प्लॉय को दी हुई है। नेक्स्ट, on July 2021, Mr. Hamda received 2 years advance rent of rupees 1.5 million. मैंने क्या बताया था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्सेबल है अक्रूवल बेसिस पर। ये रेंट है 2 सालों का, एक साल का बनेगा 7,50,000 रुपए। जो मेरी इस साल की जो इनकम बनती है वो 7,50,000 रुपए बनती है। आप ये पढ़ लीजिएगा, वही बातें लिखी हुई। फिफ्थ पॉइंट, Mr. Usman owns 75 acres of agriculture land in Mirpur. He did not cultivate the land himself and during the tax year 2021 received annual rent of 2.5 million from the tenant cultivating the land. जो फिफ्थ पॉइंट है ये हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, 12 में। आपकी ये एग्रीकल्चर इनकम है और आपकी एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। यहाँ पर हमने जो पढ़ा था, अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो एग्रीकल्चर लैंड का रेंट होता है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, उस पर हम टैक्स पे नहीं करते। इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर, हम वहां पर डिस्कस करेंगे, या इसी में मैं क्या कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा लूंगा। तो ये था आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, अब आपको कवर हो जाने चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है, आसान सा टॉपिक। अब आपके नॉलेज में एक और चीज भी है, होनी चाहिए, लेकिन ये मैं बता देता हूँ। जब भी हम कोई बिल्डिंग, कोई हम लैंड रेंट पर लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट हम एक नॉन एडजस्टेबल एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, जो हमें बाद में रिटर्न हो जाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।